So we'll start with the first question of sound. The velocity of sound in air at 20 degrees Celsius and 1 atmosphere pressure is 344.2 meter per second. At 40 degrees Celsius and 2 atmospheric pressure, the velocity of sound in air is approximately. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले केस में टेम्परेचर का, प्रेशर का और वेलोसिटी का वैल्यू दिया है. मतलब पहले केस में T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच इन केल्विन स्केल? 293 है ना, बराबर है, करेक्ट है, क्योंकि 273 ऐड करते हो. और प्रेशर की वैल्यू थी 1 एटमॉस्फेयर. और इस केस में V1 स्पीड की वैल्यू है 344.2 मीटर पर सेकेंड. एंड देन they are asking you at a temperature of 40 degree Celsius. 40 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन स्केल में कितना हो गया? 313 केल्विन, बराबर, करेक्ट. 273 प्लस 40, दैट इज 313 केल्विन. और प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर. और आपको पूछा है व्हाट इज द स्पीड एट दिस पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम. गामा पी बाय रो हम लोग क्यों नहीं यूज करते, तुमको मैंने तभी बताया था. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी, इसमें हमने लिखा था कि वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो, करेक्ट है, लेकिन पी इज एन आर टी बाई वी. वो पूरा सॉल्व करके क्या आया था? गामा आर टी बाय एम. और मैंने वहां तभी बताया था कि वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. लेकिन कंडीशन क्या था? इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो आपको वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना है, क्योंकि वेलोसिटी, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा. तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है अभी? गामा आर और एम. गामा आर और एम मतलब रिलेशन क्या बन गया? वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर. तो V2 by V1 equals to under root of T2 by T1. तो V2 equals to root of T2 by T1 into V1. तो V2 equals to T2, what is T2? 313 upon 293 into V1 कितना है? 344.2. 313 upon 293, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है ना, तो उसका रूट भी 1 से थोड़ा सा ही बड़ा है. तो आंसर भी 344 से थोड़ा सा बड़ा है. अब थोड़ा सा बड़ा की बात करोगे तो फिर यहाँ पे 350 और 356 है. तो 350 और 356 कैसे समझेगा? तो उसके लिए हमको रूट लेना ही पड़ेगा. अब आप कैसे स्क्वायर रूट लोगे? तो लॉग टेबल होता है, या फिर मैंने तुमको एक ट्रिक बताया है. रिमेंबर आई गिव यू अ ट्रिक ऑफ फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट, बताया था मैंने 2-3 दिन पहले. तो फिर तुमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. 313 डिवाइडेड बाय क्या है? 293 कितना है? 1.0682. इसका रूट 1.033. इसको तुम 344.2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 355.75. 355.75 मतलब 356. तो 356 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. The displacement of a wave traveling in the x direction is y equals to 10 raised to minus 4 sine of 600t minus 2x plus pi by 3 meter, where x is in meter, t is in second, the speed of wave is. सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव दिया है, y equals to क्या दिया है? 10 raised to minus 4 sine of 600t minus 2x plus pi by 3. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. Do you remember what was mathematical expression of a simple harmonic progressive wave? Y equals to क्या था? A sin ओमेगा t minus kx plus 5. तो जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एम्पलीट्यूड कितना मिल गया वेव का? 10 raised to minus 4 मीटर. अभी उसकी जरूरत नहीं है हमको, लेकिन जस्ट कंपैरिजन. व्हाट इज ओमेगा? 600. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? -292.
माइनस के इज -2 तो के इक्वल्स टू 2 बराबर के एक्स है ना, माइनस के एक्स तो -2x तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। अब स्पीड फाइंड करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों बता देता हूँ, एक थोड़ा सा लेंदी है, एक शॉर्टकट है। तो मेथड 1 एंड मेथड 2, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ओमेगा ये होता है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी ये आ गया ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो याद रखना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज 2 पाई एन, ओमेगा इज 2 पाई एन। अभी याद रखो, एज अ फॉर्मूला याद रखो, सर्कुलर मोशन में डिराइव करेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला याद रखना, ओमेगा इज 2 पाई एन, तो एन कितना हो गया ओमेगा बाय 2 पाई। सिमिलरली के ये जो के है ना, के ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा क्या होता है ये 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया 2 पाई बाय के। गुड, डू यू रिमेंबर व्हाट इज वी, एन लैम्डा, याद है कि v इक्वल्स टू एन लैम्डा वेलोसिटी ऑफ वेव, तो n व्हाट इज n ओमेगा बाय 2 पाई, व्हाट इज लैम्डा 2 पाई बाय k, 2 पाई कैंसल, बस यही है आपका मेथड 2, मतलब डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर लेना ओमेगा बाई के। तो अभी नेक्स्ट टाइम से ये सारे स्टेप्स मैं लिखने नहीं वाला हूँ, सीधा मैं बोलूँगा v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, व्हाट इज ओमेगा 600, व्हाट इज के 2, तो व्हाट इज स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड, तो 300 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको वेव का इक्वेशन दिया है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ओमेगा और के फाइंड करोगे, और ओमेगा अपॉन के क्या दे देगा वेलोसिटी, सीधा सीधा। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना ही नहीं था, क्यों नहीं करना था, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, रीडिंग के टाइम पे यू हैव कंपेयर्ड एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, देख के समझ में आ गया टी के साथ जो होता है वो ओमेगा होता है, तो ओमेगा कितना है 600, एक्स के साथ जो होता है वो के होता है, तो के कितना है 2, तो 600 बाई 2 कितना हो गया 300 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, इफ अ स्टेशनरी लिसनर मतलब डॉपलर इफेक्ट, तो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले आई वांट टू नो what is the general structure of the formula, apparent frequency equals to v vl v vs and actual frequency, very good, v vl upon v vs into actual frequency। इसमें लिसनर कौन है स्टेशनरी, तो ये गायब कर दो। If a stationary listener notes a change of 25% in the frequency of a whistle of an engine coming towards him, distance कम हो रहा है, तो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये माइनस। गुड, when the velocity of the engine is, velocity of the engine मतलब सोर्स का स्पीड पूछा है, क्या पूछा है सोर्स का स्पीड, वेरी गुड, और आपको स्पीड वेलोसिटी ऑफ साउंड बताया है 332 मीटर पर सेकेंड। अब पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे समझ लो, स्टेशनरी लिसनर था, ट्रेन का एक इंजन है जो उसके पास में आ रहा है, तो ही नोटिसेस चेंज ऑफ 25% इन द फ्रीक्वेंसी। 25% परसेंटेज कैसे निकालते हो फिजिक्स में, पता है आपको, पता है चैप्टर नंबर 1 में वही तो करवाया था मैंने, रिलेटिव एरर याद है, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी अपॉन फिजिकल क्वांटिटी का ओरिजिनल वैल्यू, ये है रिलेटिव, परसेंटेज के लिए क्या करते हो, तो फिर वही सब यहाँ पे भी है, परसेंटेज चेंज की जब बात होती है ना, परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन किसकी बात है फ्रीक्वेंसी, किसकी बात है फ्रीक्वेंसी। वैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सेम फॉर्मूला बनेगा, इट इज ऑलवेज द फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस द इनिशियल वैल्यू मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, इसको बोलते हो परसेंटेज चेंज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100।
हमेशा यही फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, चाहे वो चेंज इन टेम्परेचर हो, चाहे वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो, या चेंज इन एनी अदर फिजिकल पैरामीटर हो। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू मतलब जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है, दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इनिशियल मतलब जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिट हुआ, मतलब n0 अपॉन n0 इंटू 100। इसकी वैल्यू दी है 25। कितनी दी है? 25। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि तुमको इतना ही फाइंड करना है। वो इतना कैसे फाइंड करोगे? ये फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला से इतना कैसे फाइंड करोगे? थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे करोगे बताओ? लोग तुमको क्या चाहिए, अच्छे से ध्यान दो, क्या चाहिए तुमको? n माइनस एन जीरो अपॉन एन जीरो। यहाँ पे n है क्या? यस। माइनस एन जीरो है क्या? नहीं। तो माइनस कर लो। लेकिन मैथमेटिक्स में तुम माइनस एक साइड पे नहीं कर सकते, दोनों साइड पे करना पड़ता है ना? तो इधर माइनस एन जीरो कर दिया, इधर भी माइनस एन जीरो कर दिया, करेक्ट। लेकिन तुमको क्या चाहिए था? n माइनस एन जीरो अपॉन एन जीरो। मतलब ये एन जीरो यहाँ से यहाँ लाना है, तो वहां से वहां लाना है, तो पहले यहां से तो उसको कॉमन निकाल लो। निकाल लिया कॉमन? यस। क्या बचा? v अपॉन वी एस माइनस 1। एन जीरो कॉमन आ गया। ओके गुड। अभी जो कॉमन आ गया इसको डिवाइड कर दो। क्या कर दिया? डिवाइड। तो n माइनस एन जीरो अपॉन एन जीरो इक्वल टू क्या बचा? v अपॉन वी माइनस वी एस माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। v माइनस माइनस v माइनस वी एस अपॉन v माइनस वी एस। गुड। तो ये हो गया n माइनस एन जीरो अपॉन एन जीरो इक्वल्स टू v माइनस v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस। v और v क्या हो गया? कैंसल। अब ये इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, from equation number 1 and 2, n minus n0 by n0 क्या है? वी एस अपॉन वी माइनस वी एस इंटू क्या था? 100 इक्वल्स टू क्या था? वेरी गुड। तो ये 1 जा और ये 4 जा, सही है। तो फिर वी एस अपॉन वी माइनस वी एस ऐसा है क्या? पक्का ऐसा है ना? हाँ। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या होगा? डिवाइड। 1/4। या फिर एक काम करो, उस 4 को वही रखो, इसको इधर ही रखो, मल्टीप्लाई था ना, इसको शिफ्ट कर दो। 4vs इक्वल्स टू v माइनस वी एस। ये यहाँ आ गया, तो 4vs प्लस वी एस कितना हो गया? 5vs। तो 5vs इक्वल्स टू v। तो तुमको पूछा क्या था? vs। तो व्हाट इज vs? v बाय 5। v कितना है? 332। 332 बाय 5। अब 332 बाय 5 कैसे निकालते पता है? हाँ, 66.4 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लो ना इसको। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 664 बाय 10 मतलब कितना? 66.4 मीटर पर सेकेंड। तो 66.4 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन है। तो अभी द क्वेश्चन हियर इज कि इतने सारे स्टेप्स हमको करने हैं क्या? ऑफ कोर्स नो। तो देयर आर ट्रिक्स। अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स कैसे वर्कआउट करने हैं। ट्रिक्स तुम खुद बना सकते हो ऐसे, इफ यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ कोर्स। मैंने अभी आपको बताया कि परसेंटेज चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो अभी कैसे सोचना? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। अब एक काम करो, ऐसा है ना, तो ये इनिशियल वैल्यू है ना, इधर डिवाइड कर लो और उधर भी डिवाइड कर लो। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे भी डिवाइड कर लो, यहाँ पे भी कर लो। ये कितना हो गया? कितना हो गया? 1। वेरी गुड। तो इसको अगली बार से ऐसा देखना। कैसा देखना? फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू माइनस 1 माइनस 1, और परसेंटेज था तो मल्टीप्लाई बाय, और ये n बाय एन जीरो तो तुमने यहीं लिख दिया था ना, ये n बाय एन जीरो था। लिसनर स्टेशनरी था तो VL 0 है, और डिस्टेंस कम हो रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब n बाय एन जीरो कितना है? n अपॉन एन जीरो कितना है?
v अपॉन v माइनस वी एस, तो सीधा यहीं से v अपॉन v माइनस वी एस माइनस 1 इंटू कितना 100, और एक परसेंटेज चेंज कितना दिया हुआ है 25, तो ये 1 जा हो गया, ये 4 जा हो गया। गुड, बराबर सही है, गुड। इसको शिफ्ट कर दो तो 1/4 इक्वल्स टू इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो v माइनस वी कैंसल, तो वी एस अपॉन v माइनस वी एस। इसको तो अभी सॉल्व किया तुमने, अभी किया, तो कितना आ गया था यहाँ से 5vs इक्वल्स टू v, तो vs इक्वल्स टू v/5, सही है, वेरी गुड। अब इससे भी कुछ छोटा ट्रिक बन सकता है, बन सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है आपने। इफ द लिसनर इज स्टेशनरी, source is moving towards and the change in frequency is 25%, कितना? if the listener is stationary, source is moving towards and the change in frequency is vs is v/5, बन गया ट्रिक। तो सीधा 332/5, अगर 340 बोला होता तो 340/5, 340/5 कितना होता है 68, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है ये सारे। इफ द लिसनर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स एंड द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज 25%, तो उस केस में डायरेक्टली Vs इक्वल टू v/5। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रिक्स बहुत सारे बनते हैं, बट ऑफ कोर्स कंडीशंस है। द स्पीड ऑफ साउंड इन मर्क्यूरी at a certain temperature is 1450 meter per second, given the density of mercury is 13,600, 13.6 into 10 raised to 3 मतलब 13,600, the bulk modulus of mercury is, अब बोलोगे bulk modulus क्या है, कुछ नहीं है ये, don't worry, nothing। do you remember what was the speed of sound in any medium? It was modulus of elasticity upon प्रेशर में डेंसिटी था, क्या था अपॉन डेंसिटी, क्या था डेंसिटी। अरे ओरिजिनल फॉर्मूला यही था, स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम का ओरिजिनल फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। न्यूटन ने बोला कि आइसोथर्मल होगा तो ई की जगह पे प्रेशर लिखोगे तो p/ρ। लैप्लास ने बोला p नहीं गामा p लिखोगे तो गामा p/ρ, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला में कौन था ई, कौन था ई, ये ई को बोलते हैं मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं मॉड्यूलस। अब उसमें मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस बोला हो या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोला हो तो वो मॉड्यूलस ही होता है। तो तुमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ई की, तो v का क्या करेंगे स्क्वायर e/ρ, तो व्हाट इज e v²ρ बराबर। v की वैल्यू कितनी दी है, v की वैल्यू 1450 मतलब इंटू 10, इसका क्या करोगे स्क्वायर, क्या करोगे स्क्वायर। अभी थोड़े से स्मार्ट हो जो तुम हो, तो तुम स्मार्ट हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा हाँ लिख सकते हैं ना, हाँ गुड पक्का श्योर। इंटू क्या डेंसिटी कितना है 13.6 इंटू 10⁻³ बराबर, करेक्ट, गुड वेरी गुड। अब ऐसा है ये 10⁻⁴ और 10⁻³ 10⁻⁷, 14.5 का स्क्वायर आता है क्या फाइंड करने, नहीं आता। 14.5, 5 का स्क्वायर 25, 14 का अगला नंबर 15, 15 इंटू 14 210, 15 इंटू 14 मतलब 15 इंटू 10 150, 15 इंटू 4 60, 150 और 60 210, तो ये 210 इधर पॉइंट था तो इधर पॉइंट आएगा, तो 210.25, 210.25, तो ये आ गया 210.25। गुड गुड गुड। अब हो गया आंसर, आ गया, कैसे आ गया बताता हूँ। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 3 पॉइंट मतलब एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, हाँ वेरी गुड, एक नंबर के बाद पॉइंट है। तो 2.1 ये 2 डेसिमल शिफ्ट किया, कितना किया, तो यहाँ पे 10 का पावर 2 से बढ़ेगा, और ये क्या था 13.6, इसको भी 1.36 लिखा,
तो 10 का पावर और 1 से बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10⁻10। ये पॉइंट, अच्छा ये भी समझ लो, अब जब पॉइंट को तुम लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो 10 का पावर प्लस से बढ़ता है, पॉजिटिव नंबर, और राइट में शिफ्ट करते हो तो माइनस। तो तुमने लेफ्ट में शिफ्ट किया क्या, यस, तो 10 का पावर 2 डेसिमल शिफ्ट किया क्या, यस, तो 10 का पावर 2 से बढ़ा। यहाँ पे 1 डेसिमल शिफ्ट किया क्या, यस, तो 10 का पावर और 1 से बढ़ा, तो 7 और 2 और 1 कितना हो गया 10⁻10। कितना हो गया, क्यों किया, तो आंसर देख लो ना, 10⁻10 10⁻10 10⁻10 10⁻10 बराबर, गुड। व्हाट इज 2.1 into 1.3, हाँ 2.86, पक्का, श्योर, 100%, यस। जिनको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, 2.1 इंटू कितना था 1.36, कितना है 2 पॉइंट, तो 2.856 एग्जैक्ट करोगे तो 2.86 इंटू 10⁻10 ऑप्शन नंबर। वैसे वैसे कुछ तो गलत है, ये जो मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस, ये सारे के सारे मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इसके आपको मैंने डायमेंशंस और यूनिट्स दोनों बताए थे। मैंने बोला था मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मैंने बोला था स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस का डायमेंशन होता है, और स्ट्रेस होता है प्रेशर, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट सब गलत दिए हुए हैं, न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा ही नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दो चीजें भूलना नहीं, स्पीड ऑफ साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, और ये डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी होता है, बराबर, गुड। कौन सा डेंसिटी होता है, वॉल्यूम। और इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव इट इज अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, इट इज टेंशन, एंड स्मॉल एम इज लिनियर मास डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ। A man standing 48 meter away from a wall fires a gun. Calculate the time after which an echo is heard. The speed of sound in air is 320 meter per second. जोक है, अभी मुझे नहीं लगता कि फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत है। इको के केस में इट इज ऑलवेज 2d बाई वी। 2d क्यों, क्योंकि जाने में डिस्टेंस d और आने में डिस्टेंस d, तो डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। लास्ट टाइम तुमने उल्टा बता दिया था, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने लिखा था टाइम इक्वल टू, उल्टा लिखा था मैंने, क्या लिखा था याद है, हाँ स्पीड अपॉन डिस्टेंस, तुमने बोला हाँ हाँ करेक्ट, करेक्ट नहीं है, तो क्या चाहिए तुमको अभी, टाइम। डिस्टेंस कितना है 48, व्हाट इज द स्पीड 320, 320 को ना 320 को ऐसा लिख दो, काम आसान हो जाएगा, क्यों 16 2 सा 16 3 सा बराबर 6/10, दैट इज सॉरी 6/10 नहीं 3/10, तो कितना हो गया 0.3, कितना हाँ 0.3 है ना, गलत आंसर है, गलत आंसर है, क्यों गलत है, why it is wrong, why is this answer wrong? A man standing 48 meters away from the wall fires a gun. Calculate the time after which an echo is heard. तो 0.3 की 0.6, 0.6, अच्छे से सोच के बताओ। तुमने डिस्टेंस डबल ले लिया ना, मतलब साउंड वेव गया और वापस आया ना, हाँ तो फिर ये बराबर है ना, तो उसको तुम डबल क्यों कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा 0.3। तो अभी नेक्स्ट टाइम से रिमेंबर, जहां जहां एग्जाम में गलती होती है वो यहाँ पे ही कंफ्यूजन करके खत्म कर देंगे, पहले कंफ्यूजन फिर क्लियरिटी। जब तुमने डिस्टेंस डबल ले लिया मतलब साउंड जाके वापस आ गया, तो दैट इज द टोटल टाइम फॉर द साउंड टू गो एंड कम बैक। तो 0.3 is the time for the sound to go
reflect and come back. So that is the time after which the echo will be heard. Point 3. अगला question. A source of sound and a listener. A source of sound, a source of sound and a listener both are moving in the same direction. Source and listener दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. दो ही केस बनते हैं ऐसे में, या तो लिसनर फॉलोइंग सोर्स होगा या फिर सोर्स फॉलोइंग लिसनर होगा. वो बैट वाला केस स्टेट बोर्ड में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, कार एंड बैट. तब मैंने अच्छे से तुमको बताया था सोर्स फॉलोइंग लिसनर और लिसनर फॉलोइंग सोर्स. याद है क्या? प्लस प्लस माइनस माइनस. तो प्लस प्लस कब होता है, माइनस माइनस कब होता है? सोर्स फॉलोइंग लिसनर हो तो क्या होता है? क्या होता है? सोर्स फॉलोइंग लिसनर हो, सोर्स फॉलोइंग लिसनर हो. अभी लास्ट टाइम है, इसके बाद यहाँ ध्यान दो, बड़बड़ बंद, यहाँ ध्यान दो. जैसे बैट, बैट सोर्स है वो आगे है और कार लिसनर है पहले केस में, लिसनर. तो सोर्स आगे है और कार पीछे है, तो सोर्स को लिसनर फॉलो कर रहा है. सोर्स को कौन फॉलो कर रहा है? तो सोर्स को कौन फॉलो कर रहा है? लिसनर. तो सोर्स फॉलोइंग लिसनर, है ना, है ना. उल्टा है, सोर्स आगे है, लिसनर पीछे है. तो कौन किसको फॉलो कर रहा है? लिसनर फॉलोइंग सोर्स. तो लिसनर फॉलोइंग सोर्स हो तो ऊपर और नीचे प्लस प्लस, लिसनर फॉलोइंग सोर्स हो तो प्लस प्लस, बराबर. लिसनर फॉलोइंग सोर्स हो तो, और सोर्स फॉलोइंग लिसनर हो तो माइनस माइनस. अभी याद रहेगा पक्का? हाँ, ओके, गुड. तो याद रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरा भी कि तुमने बोला याद रहेगा. तो देखते हैं. तो आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे. एक बार वापस चेक करना है. लिसनर फॉलोइंग सोर्स, बस बस, सोर्स फॉलोइंग माइनस माइनस. A source of sound and a listener both are moving in same direction. The source following listener. Minus minus. Option A. A and ऐसे क्या? ऊपर VL होता है, नीचे VS होता है, तो माइनस माइनस. ऑप्शन ए. डन, खत्म. बराबर, पक्का, श्योर. अभी ध्यान दो, फिर तुमने हाँ बोला ना, अभी ध्यान दो. लुक, चलो ध्यान दो. अब पूरा क्वेश्चन पढ़ो. V, VS एंड VL रिस्पेक्टिवली ये क्या क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ लिसनर. देन द रेशो ऑफ, किसका रेशो? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल एंड नॉट, एंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये V, VL, V, VS, N नॉट होता है. कौन किसको फॉलो कर रहा है? सोर्स फॉलोइंग. तो क्या लिखते हैं? माइनस माइनस. तो N अपॉन N नॉट ये क्या हो गया? V, VL अपॉन V, VS और माइनस माइनस, बराबर, राइट. ये किसका रेशो है? एपरेंट अपॉन एक्चुअल. तुमको उल्टा रेशो पूछा है. एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो N नॉट बाई N, V माइनस VS अपॉन V माइनस. अब बताओ आंसर क्या है? P. गुड. तो अभी भी दिख रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन तुमको है ही. सोर्स फॉलोइंग लिसनर, लिसनर फॉलोइंग सोर्स. अब इसको याद कैसे रखते हैं? दिस इज अ फनी वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस. घर में शादी थी, फिर डीजे था, है ना. मैं डीजे के आगे आगे चल रहा हूँ, डीजे पीछे है, मेरे को आवाज कम सुनाई देता है. माइनस माइनस. मैं लिसनर हूँ, सोर्स मेरे पीछे है. सोर्स फॉलोइंग लिसनर, सोर्स फॉलोइंग माइनस माइनस, क्योंकि कम सुनाई देता है ना, करेक्ट. और जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो उतना हाई लाउडनेस का साउंड नहीं सुन सकते, वो यही करते हैं रियल लाइफ में. वो आगे जाके खड़े रहते हैं, आने तो पीछे से.
तो सोर्स फॉलोइंग लिसनर माइनस माइनस, बराबर, करेक्ट। और जिनको होता है नहीं नाचना है, आवाज़ तो फुल चाहिए, वो डीजे के पीछे, मतलब लिसनर फॉलोइंग, तो साउंड इज प्लस प्लस, याद रहेगा। हाँ, कम आवाज़ सुनना है तो लिसनर को आगे रहना है, सोर्स को पीछे रहना है, सोर्स फॉलोइंग लिसनर माइनस माइनस। लाउड चाहिए लाउड, तो सोर्स आगे लिसनर पीछे, लिसनर फॉलोइंग सोर्स तो प्लस प्लस। अब याद रहेगा, गुड। और क्वेश्चन पढ़ लेना, रेशो किसका है, एपरेंट टू एक्चुअल है कि एक्चुअल टू एपरेंट है। एपरेंट टू एक्चुअल है तो वीएल ऊपर और वीएस डिनोमिनेटर में, उल्टा है तो वीएस न्यूमरेटर में और वीएल डिनोमिनेटर में। अ बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स, हमने ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था। अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स, तो बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स एंड फायर्स अ गन इफ ही हियर्स फर्स्ट एंड सेकंड इकोस। इको मतलब साउंड को जाके आने में टाइम लगता है, उसको टाइम ऑफ इको बोलते हो। तो दो इको, फर्स्ट एंड सेकंड इको आफ्टर 1.2 एंड 3.6 सेकंड रेस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स इज। अब इस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि हमने पहले स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है, तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्लिप है C1, ये सेकंड क्लिप है C2, इन दोनों के बीच में देयर इज अ बॉय हु फायर्स अ गन, राइट। पहले क्लिप C1 से साउंड को जाके आने में कितना टाइम लगा, 1.2, बराबर 1.2। और दूसरे क्लिप से जाके आने में 3.6, मतलब T2 बोल देते हैं इसको। तो पहले क्लिप पे जाके आने तक कितना, T1, तो सिर्फ जाने में कितना, मतलब T1/2, बराबर। तो T1/2 मतलब कितना, 1.2/2 मतलब कितना, 0.6, बराबर। तो जाने में 0.6 तो आने में भी कितना, 0.6, मतलब साउंड को यहाँ से यहाँ तक आने में 0.6 सेकेंड लगते हैं। सिमिलरली सेकेंड क्लिप से जाके आने में कितना टाइम है, 3.6, तो सिर्फ जाने में और सिर्फ आने में 1.8। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द साउंड टू गो फ्रॉम C1 टू C2, हाँ कितना, 0.6 प्लस 1.8 मतलब कितना, 2.4। तो टाइम मिल गया। स्पीड की वैल्यू दी है 340। और क्या पूछा है आपको, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लिप्स, ऐसा ही पूछा होगा, और तो कुछ पूछ नहीं सकते। डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स इज, तो डिस्टेंस इज, अरे डी मेरे को पता है, V इंटू टी, तो 340 इंटू 2.4 मतलब 34 इंटू 24, 34 इंटू 24। तुम लोग इतना कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते क्यों, समझ में नहीं आता मेरे को। सुनो, 34 इंटू 24, 4 को फिलहाल 24 के 4 को साइड में रखो, रख दिया साइड में। 34 इंटू 20 के 0 को साइड में रखो। 34 इंटू 2 68, 20 के तो 680, बराबर। ये 34 इंटू 20 है, 34 इंटू 4 बाकी रह गया। और 34 इंटू 4, 34 के डबल का डबल, 34 के डबल का डबल 136, पक्का ना, श्योर श्योर। 34 के डबल का डबल, अरे तो कॉन्फिडेंस से बोल दो एक चीज, 176, 136, ओके ठीक है। और पहले कितना था, 680, 680 में 136 ऐड करके बताओ, 816। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, two trains both traveling at 252 km per hour approach each other मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, अप्रोच डिस्टेंस कम हो रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा।
If one of the train blows a whistle of frequency 900 hertz, the frequency of the sound as heard by the driver of the other train is speed of sound in air is 350 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ के ही दो ऑप्शन ऐसे है कि नहीं आ सकते, ए और बी। क्यों? अप्रोच डिस्टेंस कम होना तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से ज़्यादा होना, एक्चुअल 900 है तो फिर एपरेंट 900 से बड़ा ही होगा। तो आपके पास बचा ऑप्शन नंबर सी एंड डी। अब इस केस में बोला गया है आपको, इस केस में दोनों ही मूविंग है। कौन दोनों मूविंग है? सोर्स एंड लिसनर टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों ही ट्रेन है, दोनों का स्पीड सेम है। एपरेंट फ्रीक्वेंसीज v, vl, vs और n नॉट। डिस्टेंस कम हो रहा है, यस। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो प्लस और माइनस। लेकिन जो vl है और vs है, दोनों ट्रेन है और दोनों का स्पीड कितना है? 252 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ साउंड दिया है मीटर पर सेकंड में। तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 252 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इनको नहीं पता है 5/18 कहाँ से है? इज देयर एनीवन हु डोंट नो दिस? नहीं, पक्का नहीं पता तो डजंट मैटर, बता दो। किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, आर मतलब 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करते हो ना तो 5/18 बनता है। कितना बनता है? अभी सॉल्व क्या करना है? 0 0 0 0 10/36 इज 5/18। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5। अभी 18 का टेबल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लो। 18 10 जा 180, और इधर आखिरी नंबर 2 है, आखिरी 2 है 2। 18 2 जा 36, 2 जा 72, मतलब 18 4 जा 72 और 180, तो 1 जा और 14 जा। व्हाट इज 14 5 जा 70 मीटर पर सेकेंड। हो गया। तो देयरफॉर यू हैव n इक्वल्स टू v प्लस vl अपॉन v माइनस vs इंटू n नॉट। v की वैल्यू कितनी है? 350 प्लस 70 अपॉन 350 माइनस 70 इंटू 900। कितना हो गया? 420 अपॉन कितना? 20। क्या 14 3 बाई? पक्का पक्का? ये गलत है सर? व्हाट? 252 5/18। 1 जा 14 जा बराबर है कि नहीं? 14 5 जा 70 बराबर है कि नहीं? v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन नॉट। वी कितना है? कितना है? 350 प्लस 70 अपॉन 350 माइनस 70 बराबर है कि नहीं? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 900 है कि नहीं? तो क्या गलत है? कुछ नहीं, 900। तो ये कितना हो गया? 3/2। 14 20 का 14 30 का मतलब 3/2। गुड। तो ये हो गया 450, 450 इंटू 3, 400 400 400 1200 50 50 50 150, 1200 और 150 1350 हर्ट्ज। वैसे अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्टली ही सॉल्व होता था। कैलकुलेशंस आपके बहुत स्लो जा रहे हैं अभी भी। 252 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड डायरेक्टली आना चाहिए। 252 5/18 1 जा 14 जा 14 5 जा 70। वी में एक बार मतलब 350 में न्यूमरेटर में 70 ऐड करोगे, नीचे माइनस करोगे 350 और 70 420, और नीचे 350 माइनस 70 280, मतलब बेसिकली 42/28। दैट इज 3/2। 3/2 इज 1.5। 1.5 इंटू 900। 900 एक बार, 900 आधे बार, मतलब 900 450 1350। 1.5 का मतलब ये होता है ना, एक बार पूरा एक बार आधा। तो 900 एक बार पूरा और एक बार आधा। 900 का आधा कितना? 450। 450 900 कितना? 1350। तो जो क्वेश्चन हमने अब तक पिछले 1 घंटे में मतलब मोर और लेस 50 मिनट्स में किए ना, 50 वॉट एवर टाइम इट इज, तो ये क्वेश्चन ओवरऑल 8 क्वेश्चन 4 मिनट में होते हैं। 4 मिनट। प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, फास्ट करना पड़ेगा।
Sound waves travel with a speed of 350 meter per second through warm air and with a speed of 3500 meter per second through brass. The wavelength of a 700 hertz मतलब frequency acoustic wave as it enters brass from warm air is. यहाँ ध्यान दो, क्या बोला है, दो मीडियम है, कौन सा मीडियम है, एयर और ब्रास। एयर को मैं मीडियम नंबर 1 बोल देता हूँ और ब्रास को मैं मीडियम नंबर 2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बोला है, और अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बताया था मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, सिर्फ चेंज होता है तो वेवलेंथ। पहले केस में स्पीड कितना है 350 मीटर पर सेकेंड, दूसरे केस में कितना है 3500 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है, क्या पूछा है आपसे, wavelength of 700 hertz acoustic wave as it enters from brass enters brass from warm air। मतलब बेसिकली मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है। करेक्ट करेक्ट गुड। तो आपको रेशियो फाइंड करना है लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम। अभी मैंने बोला कि v इक्वल्स टू n लैम्डा, और मैंने अभी बोला कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्या, नहीं, तो v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 क्या आएगा, v2 बाय v1। v2 कितना है 3500 और ये कितना है 350, तो कितना है 10, तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। बराबर, सही है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ। और लैम्डा 1 क्या हो जाएगा फिर, लैम्डा 1 क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 बाय 10। सही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, मीडियम 2 से मीडियम 1, ब्रास से कहाँ जा रहा है, ब्रास से कहाँ जा रहा है, ब्रास से कहाँ जा रहा है, वार्म एयर। तो अब बताओ, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 20, नो, इंक्रीजेस, नो, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 10, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 10, डिक्रीजेस की इंक्रीजेस, क्योंकि ब्रास में ज्यादा था, समझ आ रहा, ब्रास में 10 टाइम्स ऑफ एयर था, तो ब्रास टू एयर गया तो कम हुआ ना, हाँ, तो ऑप्शन क्या आएगा, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर 10। तो फिर वेरी गुड, चलो ध्यान दो यहाँ पे अगेन, इट एंटर्स ब्रास फ्रॉम वार्म एयर, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, मीडियम 1 में कम था, मीडियम 2 में बढ़ गया, तो डिक्रीज लिखू कि इंक्रीज लिखू, पक्का, वेरी गुड, ध्यान है, जाग रहे हो। तो एनीवेज इट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो you should say it is entering from medium 1 to medium 2, मतलब lambda 2 is 10 times of lambda 1, तो it is increasing by a factor of 10। अगला क्वेश्चन, a radio station broadcast signal of wavelength 100 meter, the speed of radio wave is 310 raised to 8 meter per second, at what frequency can this signal be tuned? What a joke, good joke। वेवलेंथ कितना दिया, वेवलेंथ 100, कितना दिया है 100, और स्पीड कितना दिया, स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, और क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी v इक्वल्स टू n लैम्डा, v इक्वल्स टू, तो n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, v इज 3 into 10 raised to 8 अपॉन 10 raised to 2, क्योंकि 100 is 10 raised to 2, तो कितना हो गया 3 into 10 raised to 6 हर्ट्ज। ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में एक्सपेक्ट मत करना, आई विल नॉट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू यू, तो बिल्कुल नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। हाँ, पिछला वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट सिग्नल ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल। मतलब आपको स्पीड बताना ही नहीं चाहिए था, तो पता होना चाहिए रेडियो वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर, बराबर, इन एयर। और अगर यही सिग्नल ग्लास में गया तो स्पीड चेंज होता है, दैट इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो, तो अभी ऑप्टिक्स में सीखेंगे अगले चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोर्स ऑफ साउंड। अभी मैं रैंडमली किसी को पूछूंगा, यहाँ पे ध्यान नहीं है, बड़बड़ कर रहे हो ना, अभी आपका नंबर है, तो आई आस्क रैंडमली टू एनी वन ऑफ यू, a source of sound is moving with constant velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, vs की वैल्यू कितनी है 10, emitting a note of frequency, emitting a note of frequency मतलब ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 290 हर्ट्ज का। the ratio of the frequency something upon something observed by a stationary observer, vl is 0, vs is 10, vl is 0, frequency actual is 290, correct, while the source is approaching him and after it crosses him। यही तुम्हारा सिचुएशन, तुम बैठे हो, अभी थोड़ा टाइम पहले यहाँ से गाड़ी गया था, वो गाड़ी का जो आवाज आ रहा था टक 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 टक, वो था 290 हर्ट्ज का एक्चुअल। हमको क्या सुनाई दिया, बात की बात है, तुम सोर्स हो नहीं, तुम लिसनर हो और तुम स्टेशनरी हो, करेक्ट। जो सोर्स था वो जा रहा था कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, पहले आ रहा था फिर जा रहा था, पहले आ रहा था, तो अप्रोच का फ्रीक्वेंसी वी वी एल वी एस और साथ में एन नॉट। लेकिन लिसनर तो स्टेशनरी है, जब आ रहा था तो डिस्टेंस कम हो रहा था, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, और यही जब क्रॉस करके गया, रिसीड करके गया, तो वी एल तो जीरो है, वी एस एन नॉट, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो प्लस। एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर व्हाइल द सोर्स इज अप्रोचिंग मतलब एन ए, एंड क्रॉसेस मतलब एन आर, तो इसका रेशियो है एन ए बाय एन आर, तो एन ए बाय एन आर, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन नॉट अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एन नॉट कैंसल, तो एन ए अपॉन एन आर इक्वल्स टू वी प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर कहाँ आया, डिनोमिनेटर, करेक्ट, बराबर, गुड। अब अगली बार से सीधा ये फॉर्मूला, सीधा सीधा ये, अगर रेशियो ऑफ अप्रोच अपॉन रेशियो ऑफ रिसीड पूछा है, कमिंग टूवर्ड्स एंड मूविंग अवे, इसका रेशियो पूछा है, तो v प्लस वी एस अपॉन वी माइनस वी एस, कंडीशन इज दैट द लिसनर इज स्टेशनरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v होना चाहिए 330, तो 330 प्लस 10 अपॉन 330 माइनस 10 मतलब 340 अपॉन 320 मतलब 17/16, 17/16, ऑप्शन नंबर। कोई डाउट है यहाँ पे? तो रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच टू दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीड व्हेन द लिसनर इज स्टेशनरी इज v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस। v की वैल्यू थी 330, वी एस था 10, तो 330 प्लस 10 340 अपॉन 330 माइनस 10 320, 34/32 दैट इज 17/16। टू अ स्टेशनरी लिसनर, बेचारे लिसनर को हमेशा स्टेशनरी बैठा देते हैं। Okay, the frequency of the horn from a car approaching at 108 km per hour. So what is the velocity of source? 108 km per hour. तो मीटर पर सेकंड के लिए 1/8 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। बताओ तो 6 1/6, that is how much? 30 मीटर पर सेकंड। गुड। अपीयर्स टू बी, तो जो कार का हॉर्न है उसका फ्रीक्वेंसी अपीयर्स मतलब कौन सा, एक्चुअल की एपरेंट, एपरेंट,
तो appears to be 418 हर्ट्ज। मतलब तुमको अपरेंट दिया है ना, तो तुमको एक्चुअल पूछा होगा। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, द ट्रू फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न इज, मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो n इक्वल्स टू v, vl, v, vs एंड नॉट। वेरी गुड। लिसनर कौन है? स्टेशनरी है। और अप्रोचिंग है क्या? अप्रोचिंग बोला क्या? अप्रोचिंग, यस। तो नीचे माइनस, बराबर, गुड। What is the value of n given to you? 418. What is the value of v? 330 upon 330 minus 30 into n naught. 418 equals to 330 upon 300 n naught. Very good. Cancel, cancel. 3 tens और 11 जा। Okay, good. तो 10 जा and 11 हो गया, हो गया। तो ये आ गया 418 इंटू 10/11, दैट इज एन नॉट। तो देखो कैसा है अभी, बताओ। सी सी हो ही नहीं सकता आंसर। हाँ, 10/11 इज स्लाइटली लेस देन 1, तो आंसर इज लेस देन 418। तो 380 के आसपास ही आएगा ये। एग्जैक्ट देख लेते हैं, एग्जैक्ट देख लेते हैं। 10/11 0.9090 इंटू 418, 380। तो 380, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। The frequency of a tuning fork is 220 hertz and velocity of sound in air is 330 meter per second. When the tuning fork completes 800 vibration, the distance traveled by the wave, पूछना चाहिए था, नहीं पूछा, मैंने पूछ लिया। The distance traveled by the sound or wave is। सोचो, अच्छा क्वेश्चन है। अब तक जो बड़बड़ कर रहे थे, अब आपकी बारी है। अब अभी करो, बताओ अभी, अब मेरे साथ बड़बड़ करो, बताओ आंसर। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या बोला है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 220 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। जब ट्यूनिंग फोर्क ने 800 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लिए, 800, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव? सबसे पहले एक बताओ, आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी? 220 हर्ट्ज, स्पीड कितना? स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, गुड। यहाँ से क्या मिलेगा? वेवलेंथ, वेरी गुड, वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे? v इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू v/n, पक्का ना? तो 330/220 मतलब कितना? 3/2 मतलब कितना? 1.5। चलो ठीक है, 3/2 रखो, दैट इज 3/2 मीटर। आपको पता है एक एक वाइब्रेशन में, मतलब ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, इसका प्रॉन्ग बाहर जाता है, अंदर आता है, फिर वापस से अपनी जगह पे आता है, दैट इज वन ऑसिलेशन। कितना? वन ऑसिलेशन। याद है कि आपको मैंने बोला था ट्रांसवर्स वे में वन ऑसिलेशन पार्टिकल क्रेस्ट से स्टार्ट होके मीन पे, मीन से ट्रफ पे, ट्रफ से और वापस से क्रेस्ट पे, वन ऑसिलेशन। क्रेस्ट टू मीन, मीन टू ट्रफ, ट्रफ टू मीन, अगेन टू क्रेस्ट, वन ऑसिलेशन। इसको मैंने बोला था कि ऐसा इमेजिन करो, क्रेस्ट टू मीन, मीन टू ट्रफ, ट्रफ टू मीन एंड मीन टू क्रेस्ट। मतलब एक ऑसिलेशन में, पार्टिकल के एक ऑसिलेशन में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? वापस इमेजिन करो। अब जब तक तुम इसका आंसर नहीं दोगे, मैं क्लास छोड़ूंगा नहीं आज। इन वन ऑसिलेशन, क्रेस्ट टू मीन, मीन टू ट्रफ, ट्रफ टू मीन, मीन टू क्रेस्ट। पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रहा है, यस, लेकिन वेव के बारे में सोचो। क्रेस्ट टू मीन,
मीन टू ट्रफ, ट्रफ टू मीन, मीन टू क्रेस्ट। तो पार्टिकल के एक ऑसिलेशन में वेव कहाँ से कहाँ गया? क्रेस्ट टू क्रेस्ट मतलब क्या? वन वेवलेंथ, वन वेवलेंथ। तो एक वाइब्रेशन में, ट्रांसवर्स वेव में, एक वाइब्रेशन में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वन वेवलेंथ। और साउंड वेव के केस में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में, ट्यूनिंग फोर्क के एक वाइब्रेशन में, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? वन वेवलेंथ। दो में कितना होगा? टू। तीन में कितना होगा? चार में कितना होगा? तो 800 में कितना होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 800 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। तो 800 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ मतलब 3/2। तो वन जा एंड हाउ मच? कितना हो गया? तो 1200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए।